हेलो नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का यूपीपीसीएस स्टडी आई के ऊपर। एक प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है कि सर आरओ 2026 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कितने पद हो सकते हैं, क्या पढ़ाई की जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में क्या परिवर्तन होने की संभावना है और कैसे इस बार तैयारी किया जाए कि इस भयंकर मेरिट की मार से बचा जा सके और हम इस मेरिट में आ सके। क्योंकि इतना हाई मेरिट जाना, इतना हाई कट ऑफ जाना और उसके बाद हमारी तैयारी लगातार होते रहने के बावजूद कम हो जाना, क्या अलग रणनीति अपनाई जाए, क्या पक्का ब्लूप्रिंट आपके पास है जो वास्तव में हमारा चयन करा सकता है। इन सारी चीजों को आपके सामने लेकर आया हूं। आज आपको मैं एक रफ आइडिया दूंगा कि कितने पद आने वाले हैं, कब इसकी परीक्षा हो सकती है, कितना समय आपके पास शेष है, कितने टाइम मिलेंगे आपको तैयारी करने के लिए और हमारे पास आपके लिए क्या खास है, ये सब आपको बता दूंगा आज। बहुत जल्द इसका इंतजार खत्म होने वाला है। जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा ये सारी बातें इस टेलीग्राम पर विद सिलेबस मिल जाएंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेलीग्राम का क्यूआर है, इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको तुरंत नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, viveksir.official के नाम से आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी दुविधा, कोई भी प्रश्न हो जो मेरे बताने के बाद भी रह जाए तो आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। इसलिए इत्मीनान से सुनिएगा, मैं सारी चर्चा करूंगा। कहा जा रहा है कि 2 साल बाद फिर से आरओ की भर्ती होगी। 2 साल बाद मतलब 2023 में इसकी भर्ती आई थी और 2024 में 11 फरवरी को इसकी परीक्षा हुई जो कि कैंसिल करनी पड़ी पेपर आउट होने की वजह से। फिर 2025 में जुलाई में जो है इसकी परीक्षा पुनः हुई। अब इसकी मेंस एग्जाम भी हो चुके हैं, अब इसके परिणाम भी आ चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है और इसमें कुछ मामलों को लेकर के मामला कोर्ट में है, जिसका बहुत जल्दी रफा दफा होने के बाद फाइनल जो जिसको कहते हैं कि आपके हाथ में जो पत्र आना है, ज्वाइनिंग लेटर आना है, वो अब आने की स्थिति तक ये मामला पहुंचा हुआ है। ठीक है, ये पूरी कथा रही। अब इस प्रक्रिया को होते होते 3 साल लग गए, 23 से 26 तक की प्रक्रिया हो गई। इस बीच बहुत से पद खाली रह गए। सुनिएगा क्या कहानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ की भर्ती 2 साल बाद फिर से जारी की जा रही है। छात्र संख्या के लिहाज से आयोग की सबसे बड़ी भर्ती है। छात्र संख्या मतलब समझते हैं, फॉर्म भरने वाले लोगों के लिहाज से, क्योंकि वनडे की तैयारी करने वाला विद्यार्थी भी है, रेलवे की तैयारी करने वाला, बैंकिंग की तैयारी करने वाला छात्र और यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाला छात्र, यहां तक कि यूपीएससी की तैयारी करने वाला छात्र भी, और कुछ ऐसे छात्र जो किसी नौकरी में हैं, वनडे के किसी नौकरी में हैं, पेट के थ्रू गए हैं, लेखपाल हैं, बीडीओ हैं या जो है सिपाही के पद पर हैं और दरोगा के पद पे हैं, वो सारे विद्यार्थी भी इस परीक्षा में बैठते हैं और ठीक ठाक दावेदारी पेश करते हैं अपनी। तो छात्र संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी भर्ती है। इसको लेकर प्रतियोगी छात्रों को भी बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। आयोग की ओर से एक अभ्यर्थी की आरटीआई थी, उस आरटीआई में एक जवाब दिया गया। उत्तर प्रदेश सचिवालय से समीक्षा अधिकारी के पद 92 पद बताए गए हैं कि खाली है और सहायक समीक्षा अधिकारी के 267 यानी कुल 359 पदों के लिए अध्याचन मिल चुका है। ये जो 360 पद लगभग हैं, इसका अध्याचन मिल चुका है, लेकिन अभी अन्य विभागों से अध्याचन प्राप्त किया जा रहा है। अभी सभी विभागों से अध्याचन मिले नहीं हैं, मिल जाएंगे तो 415 प्लस पद, जो कि दूसरी आरओ की सबसे बड़ी भर्ती होगी 2023 के बाद। 400 प्लस पद, इतने आरओ कभी आए ही नहीं हैं आज तक। मतलब इसके पहले 2023 के लगभग इक्विवेलेंट या उससे 15, 20, 25 पद ज्यादा, तो 450 मैक्सिमम और 415 के आसपास इसके पद अनुमानित हैं, जो समझदारी से इसको काउंट किया गया, समझा गया कि कितने और अध्याचन मिल सकते हैं, तो ये पता चलता है। इससे पहले आयोग ने 2023 में आरओ का विज्ञापन जारी किया था, 419 पद थे उस समय, यह रिकॉर्ड था, और 10,76,000 विद्यार्थी जो थे उसमें आवेदन किए थे। हालांकि 11 फरवरी को पहली बार जब परीक्षा हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, कैंसिल हो गई। 64% विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, 6,88,642 विद्यार्थियों ने, और 25 जुलाई 2025 को दोबारा परीक्षा हुई तो केवल 42% विद्यार्थी बैठे। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप इस 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख की भीड़ का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। ये केवल रील चलती रहती है, 65 लाख की भीड़ देखकर क्या सोचा था, डर जाएंगे।
ये सही में डरे हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको भीड़ के हिस्से से बाहर निकलकर वास्तव में चयन के दरवाजे तक पहुंचना है ना, तो आपकी लड़ाई 30 से 40 हजार कैंडिडेट से है। ये वही कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल शोर नहीं करते, शांतिपूर्वक अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, पीवाईक्यू लगाते हैं, पढ़ते हैं, एग्जैक्ट बस एक चीज पर फोकस करते हैं कि मेरा लक्ष्य वहां है और मुझे वहीं भेदना है। तो बस उसी स्तर पर अगर आप काम करते रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एक शानदार पेंटिंग बनाने के लिए एक पेंटर एक ही पेंटिंग्स 1 साल तक लगातार बनाता है, और एक व्यक्ति अच्छा पेंटर बनने के लिए रोज नई नई पेंटिंग बनाता है। और एक कंपटीशन करवा लिया गया, और कंपटीशन में गणेश जी की मूर्ति यानी गणेश जी की पेंटिंग बनाने की कंपटीशन कराई गई। एक व्यक्ति जिसने लगातार 1 वर्ष तक केवल गणेश भगवान की पेंटिंग बनाने में ही अपने आप को झोंक दिया था, और एक दूसरा व्यक्ति जिसको समाज जानता है बहुत बड़ा पेंटर है, कुछ भी दे दो सब बना देता है। दोनों लोग उसमें प्रतिभाग करते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है विजयी कौन हुआ होगा, और मुझे यह भी नहीं समझाना कि आपको क्या करना चाहिए। यह पूरी व्यवस्था थी। अब आगे बढ़ते हैं। 359 पदों के लिए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है अध्याचन मिले हैं, लेकिन अभी जो है और भी पदों के लिए आने बाकी हैं। अब आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। कई नए पुराने विद्यार्थी होंगे, कई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो 2023 का हिस्सा होंगे, कई ऐसे होंगे जो इसके पहले के आरओ के भी हिस्से में आए होंगे, कई होंगे जो एकदम न्यू कमर होंगे जो इस बार पहली बार आरओ 2026 का हिस्सा बनेंगे। यह भर्ती कब तक आ सकती है, तो मैं इसको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह भर्ती आप लोगों की कब तक आने की संभावना है। तो ये जुलाई के अंत तक जो है इसकी उम्मीद बताई जा रही है, जुलाई के अंत तक। इसी के इर्द गिर्द आपका बीईओ 2026 भी नई नियमावली के मामले में जो लटकी हुई है, ये नई नियमावली नया ड्राफ्ट तैयार करके इसको भी लागू करके इसको भी दे दिया जाएगा। इसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर, बहुत गौर से सुनिएगा, इसकी परीक्षा नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर की किसी भी जो कैलेंडर है, जो कैलेंडर आप निकाल के देखेंगे, किसी भी आरक्षित तिथि में ये परीक्षाएं करवा ली जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अगर विद्यार्थी लगे तो उसके पास 5 महीने 4 महीने आराम से हैं, 5 से 6 महीने उसके पास हैं मोटा मोटा। अगर आज से काउंट करेंगे, ये परीक्षा अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर हो रही है तो 4 से 6 महीने का आपके पास एक रेशियो है। अगर इस 4 माह से 6 माह तक का समय लगाकर अगर विद्यार्थी प्रतिदिन 5 घंटे की भी पढ़ाई शुरू कर दे, तो यही वो बच्चे होंगे ना जो मेरिट हाई लेके जाएंगे, क्योंकि ये लगातार 1 साल तक गणेश भगवान की मूर्ति बनाने में लगे हुए थे, उन्हीं की पेंटिंग पर काम कर रहे थे। तो जब ये कंपटीशन में उतरेंगे तो सबसे शानदार करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आइए मैं अपनी बात रखता हूं, आपका पाठ्यक्रम क्या है आप स्पष्ट समझ लीजिए कि यह एक ऐसी परीक्षा है जो कि प्री और मेंस ओरिएंटेड होती है, यानी कि इसकी जो तैयारी है वो मेंस के साथ की जानी चाहिए, मेंस ओरिएंटेड की जानी चाहिए, केवल प्री के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सर इसका प्री और इसका मेंस कैसा होता है, जरा समय आपको 1 मिनट का समय लेकर के मुद्दा समझा देता हूं। जब हम बात आरओ की करते हैं तो इसके लिए जो योग्यता मांगी जाती है वो बहुत स्पष्ट है। आरओ के लिए अलग है और एआरओ के लिए अलग है। आरओ बनने के लिए कोई भी स्नातक युवा जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो इस परीक्षा में बैठता है। एआरओ के लिए कोई भी स्नातक युवा जिसने ओ लेवल या समकक्ष, ध्यान से सुन लीजिएगा, ओ लेवल या समकक्ष आर्यता अर्जित किया हो वो एआरओ की परीक्षा में बैठ सकता है। अगर आप ओ लेवल नहीं किए हैं तो डोएक सोसाइटी से ओ लेवल डाल दीजिएगा, फॉर्म जाकर के और पेपर दे दीजिएगा, या आसपास के किसी ठीक ठाक कंप्यूटर संस्थान से जाकर के संपर्क करके देख लीजिएगा, इस पूरे मामले को समझ लीजिएगा। अगर नहीं भी किए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एआरओ के लिए आर्य नहीं होंगे लेकिन आरओ के लिए आप आर्य होंगे। जैसे मान लीजिए कि 400 पद आ रहा है
तो लगभग 150 के आसपास आरओ का और बाकी एआरओ का पद रहता है। तो ऐसा नहीं कि अगर आप केवल प्लेन ग्रेजुएट हैं तो आप नहीं। अच्छा, अगर आपने एडीसीए वगैरह भी कर रखा है तब भी आप मान्य हैं, आपने डीसीए वगैरह कर रखा है तब भी आप मान्य हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कोई पढ़ाई कर रखी है तब आपको ओ लेवल की जरूरत ही नहीं है। इस तरह की कुछ समकक्ष आर्यता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो समकक्ष आर्यता का पूरा मामला लेकर के मैं वीडियो बना दूंगा, छोटा सा 5-7 मिनट का, देख लीजिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी अलग से संपर्क करके भी पूछ लीजिएगा। तो ये पूरी योग्यता का मामला समझ लिया आपने। और अगर आप इस योग्य हैं कि आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं तो आप इत्मीनान से फिर इधर आ जाइए। ये परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड होती है। प्रीलिम्स में क्या होता है और मेंस में क्या होता है? प्रीलिम्स में आपके पास एक तो जीएस यानी सामान्य अध्ययन और दूसरा हिंदी, ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं। अभी मैं इसका पूरा पाठ्यक्रम आपको बताऊंगा। मेंस में भी एक तो जीएस होता है, दूसरा सामान्य हिंदी तो होता ही होता है जो कि प्रीलिम्स में आपने पढ़ा, और इसमें आलेखन का एक पार्ट होता है बहुत शानदार तरीके से, और इसमें कंप्यूटर का कुछ पार्ट होता है, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ इसमें जो है निबंध का एक पार्ट होता है, जो कि पूरा का पूरा ये पोर्शन आपको मैं पढ़ाता हूं। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखित है और क्या एमसीक्यू फॉर्मेट में है, ये समझते चलना है। मैं यही सिलेबस से सारी बातें समझाता चलूंगा, गौर से देखिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है जिसमें सामान्य अध्ययन, ये एमसीक्यू टाइप ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में एग्जाम में आते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या 140 होती है, 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे में 140 प्रश्न ये हल करने होते हैं, और ये 140 नंबर ही इसके लिए मिलते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, पिछली बार नियमों में परिवर्तन करके इसका समय 3 घंटा कर दिया गया था, और एक साथ ही जीएस प्लस हिंदी का पेपर एक साथ करवाया जाने लग गया था। तो अब यही नियम लागू होगा कि आपको 140 नहीं बल्कि 200 प्रश्न हल करने होंगे 3 घंटे के भीतर। बात समझिएगा। अब जीएस में आता क्या क्या है, तो साइंस है, हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है, भारतीय कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर है, जनसंख्या है, पर्यावरण, नगरीकरण है, विश्व भूगोल है, भारत का भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन है, अधुनातन राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, सामान्य बौद्धिक क्षमता है, यानी थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन मैथ के और 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, यूपी स्पेशल का पूरा पार्ट आता है, ठीक है। रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी होनी चाहिए, करंट अफेयर पता होना चाहिए। ये आपका 140 प्रश्न यहां से आएगा कंप्लीट जीएस यानी कंप्लीट सामान्य अध्ययन से। इसका जो स्टैंडर्ड है, इसका जो डीपनेस है, ये कहां का होगा, किस स्तर का होगा, तो यूपी पीसीएस स्तर का होगा, यूपी पीसीएस स्तर का होगा। इसी स्तर का बीईओ का भी एग्जाम होता है, सेम स्तर होता है। और आगे बढ़िएगा तो यहां पर इसी 3 घंटे में जो 200 प्रश्न आपको हल करने होंगे, वही में ये 6 टॉपिक भी आपको करने हैं। ये 6 टॉपिक जो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष्य और पर्यायवाची, कहने के लिए ये 6 टॉपिक है। लेकिन जब तक आपको संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की ठीक से जानकारी नहीं होगी, आप विशेषण विशेष से पहचान ही नहीं पाएंगे। जब तक आपको उपसर्ग और प्रत्यय की या संधि और समास की ठीक से जानकारी नहीं होगी, आप वाक्य को शुद्ध ही नहीं कर पाएंगे। तब तक आपके पास, जब तक शब्द भंडारण अच्छा नहीं होगा, तब तक आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कहने के लिए तो 6 टॉपिक है, लेकिन बहुत से टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, जिसके आधार पर ही आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाते हैं, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। जैसे विशेषण विशेष से चुनने के लिए दे देगा तो आप असफल महसूस करेंगे, और विलोम शब्द जिसको आप मानते हैं कि रटने के अलावा कोई मार्ग नहीं है, बहुत से मार्ग हैं, रटना ही एकमात्र मार्ग नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जाकर के आपने जो 200-300 शब्द लेके गए हैं, वो अगर गया तो गया, वो आने वाला नहीं है। इसलिए इसको तैयार करना एक अलग प्रक्रिया है, और ये सारी प्रक्रिया हम आपको अपने बैच में, अपनी क्लास में उपलब्ध करवा करके दे देते हैं। तो ये 10-10 प्रश्न, 10-10 शब्द आते हैं, कुल 60 क्वेश्चन यहां से। तो अब आपके ये 200 प्रश्न हो गए। अब इसकी मेरिट अगर आप देखेंगे तो ये मान करके चलिए कि अगर 140 प्लस आप यहां पर ले आते हैं, तभी आप अपने आप को मेरिट में मानिए। यानी इधर 140 में लगभग आप मान करके चलिए
90 सवाल और इधर 55 सवाल अगर आप आसानी से कर लेते हैं तभी आप मान के चलिए कि आप फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। ये प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स केवल एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी केवल क्वालिफाइंग है। जो फाइनल कट ऑफ दी जाती है उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थी, यानी कुल पदों का 15 गुना, कितना, कुल पदों का 15 गुना विद्यार्थी, कई बार ये 15 गुना से 17 गुना हो सकते हैं, कई बार ये 13 गुना हो सकते हैं, ये आयोग पर निर्भर करता है। हालांकि पिछली बार उन्होंने एक पत्र जारी करके स्पष्ट किया है कि हम 15 गुना स्पेशली बुलाएंगे, इससे कम नहीं करेंगे, लेकिन कई बार ये धोखा हो जाता है, तो इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं है। तो 15 गुना तो लगभग मान के चलिए, तो अगर 400 पद हैं तो 400 गुणे 15 कर दीजिए, उतने विद्यार्थी चयनित होकर के जो एक्स वैल्यू आ रही है इसी वैल्यू पर इतने विद्यार्थी इस बार मेंस लिख रहे हैं और मेंस लिखेंगे। फिर और आगे चलेंगे तो अब ये आपके मेंस का सिलेबस है, जहां पर आपको 120 प्रश्न जैसा प्री में था, ये प्री जैसा ही होता है, प्री से भिन्न नहीं होता। इसका स्तर भी यूपी पीसीएस के जैसा ही होता है। तो यहां पर सामान्य अध्ययन आपको 2 घंटे में हल करना होता है मेंस में, जिसका पूर्णांक 120 है। ये कैसे होता है सर? तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, रिटन में नहीं होता है, इसका जीएस लिखित उत्तर के रूप में नहीं होता, एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। ये अच्छी बात है हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए और हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए, हिंदी में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा अभी तक की सबसे उत्कृष्ट परीक्षाओं में एक है, जो आपको एक अच्छा पद दिला सकती है, एक अच्छे ग्रेड पे की शानदार नौकरी दिलवा सकती है। सामान्य हिंदी और आलेखन देखिएगा, ये उत्तर लेखन के फॉर्मेट में लिखना होता है। अगर मैं बात करूं आपसे सामान्य हिंदी की, तो यहां पर भी आपके सामने व्याकरण के प्रश्न होते हैं, ठीक है, यहां पर आपके सामने व्याकरण के प्रश्न भी होते हैं। जैसे व्याकरण के लिए आपको यहां आधे घंटे का समय दिया जाता है और वही टॉपिक होते हैं जो प्रीलिम्स में पढ़े हैं आपने, विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष से। इसमें से एक चीज हटा दी जाती है, वो क्या है? तो पर्यायवाची, जिससे आप लोग बहुत आतंकित रहते हैं, वो हटा दिया जाता है। इसकी जगह पर यहां अलग से मुहावरा जोड़ दिया जाता है और मुहावरे को लिखित रूप में उत्तर देकर बताना रहता है। मुहावरे का उत्तर आपको लिखित रूप में देना रहता है। ये सब पीवाईक्यू के फॉर्मेट में, एमसीक्यू के फॉर्मेट में होते हैं। 6 क्वेश्चन और 12 नंबर, कुल पूर्णांक 60। यानी जो प्री में पढ़ा वो मेंस में काम आता है। यानी विलोम पढ़ लिए, एक बार ऐसा पढ़ लिए तो प्रीलिम्स मेंस दोनों क्लियर कर लिया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेषण, विशेष से, वाक्यवर्तनी शुद्धि, दोनों में काम आ जाता है। इधर आइए, लिखित रूप में आपको हिंदी में क्या क्या सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आपको गद्यखंड 2.5 घंटे मिलते हैं, इसी को आलेखन का पार्ट बोला जाता है और इसके अंतर्गत आप गद्यखंड हल करते हैं। एक गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, उस गद्यांश का शीर्षक चुनना होता है और गद्यखंड का शीर्षक वही होता है जो कि उस पूरे गद्यखंड को दिखा पाए। जैसे गोदान एक रचना है, उम्मीदन आप सब लोगों ने पढ़ा तो जरूर होगा एक बार, है ना, या तो उसको यूट्यूब पर फॉर्मेट में देखा होगा, एक फिल्मी फॉर्मेट में देखा होगा। तो गोदान का मतलब होता है गऊ का दान। इतनी बड़ी रचना, 250-300 पेज की एक रचना, एक उपन्यास, प्रेमचंद जी के द्वारा केवल इतना छोटा सा शीर्षक गोदान दे दिया गया। पूरी लड़ाई गौ के दान पर जाती है। अंत में जब हुरीराम की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी पंडित जी के सामने 3 पैसे या कुछ पैसे रख करके हाथ में कहती है, शायद 25 पैसे रख करके कहती है कि मेरे पास जो है यही है, और फिर गिर पड़ती है, हमारे पास गौदान करने के लिए कुछ नहीं है, इसी में गौदान करा दीजिए। तो गौ का दान हमारे भारतीय हिंदू परंपरा में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 10वें दिन होता है, तो ये गौ का दान किया गया। ये रचना नाम से ही अपने स्पष्ट कर देती है कि यहाँ किसी की मृत्यु का हस्ताक्षर है और वही अंत में होता है। हुरीराम तिल तिल मरते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आपको ऐसा शीर्षक चुनने के लिए किन गुणों से ओतप्रोत होना पड़ेगा, यह मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा। सारांश लिखना पड़ेगा। सारांश आपका बना हुआ है सार धन अंश से मिलकर के, यानी समरी ऑफ द पार्ट, यानी कि इस पूरे पोर्शन को अपने शब्दों में, कम शब्दों में लिखिए। जैसे आप सरल भाषा में समझिए कि आधी, परीक्षक ने कह दिया आधी बोतल भरी है और आपको कहना है आधी बोतल खाली है। अर्थ नहीं बदलना चाहिए, भाव वही रहने चाहिए, लेकिन बात अलग तरीके से लिखनी चाहिए। यही है आपका सारांश। और 3 रेखांकित खंड होंगे, 1 2 3, 1 2 3, तीनों रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या करनी होती है। ये पूरा पार्ट आपको करना होता है। जब शीर्षक आप चुन लेते हैं तो 3 नंबर मिलता है, जब आप सारांश लिख देते हैं तो 6 नंबर मिलता है, और 4 4 4 के पार्ट में आपको व्याख्या का उत्तर लिख करके आपको 4 4 नंबर कमाने होते हैं। ये पूरा पोर्शन आपका 21 नंबर का होता है।
और आगे बढ़िएगा तो एक शासकीय पत्र दिया रहता है, इसका टेबुलर फॉर्म लिखना होता है। सोचिए ये अकेले 15 नंबर आपको कमा करके देगा, अकेले 15 नंबर और फ्री के नंबर हैं। अगर आप पत्र बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो सारणी रूप निकालना केवल एक क्लास का काम होता है, बहुत आसानी से मैं आपको सिखा दूंगा। फिर कौन कौन से पत्र पढ़ने हैं तो इसमें देखिए, एक शासकीय पत्र पढ़ना होता है, एक अर्धशासकीय, एक पत्र दो पत्र, तीसरा कार्यालय आदेश, चौथा ज्ञाप, पांचवा है परिपत्र, छठवां है विज्ञप्ति और सातवां है टिप्पणी, आठवां है प्रतिवेदन और नौवां है अनुस्मारक। तो ये कुल 9 पत्र आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ये 9 पत्र पढ़ने होते हैं, जिसमें से शासकीय पत्र का अपना खुद का फॉर्मेट होता है, आदेश का अपना खुद का फॉर्मेट होता है और जो है विज्ञप्ति का अपना खुद का फॉर्मेट होता है, जब अर्धशासकीय का अपना खुद का फॉर्मेट होता है। लेकिन अनुस्मारक शासकीय अथवा अर्धशासकीय में से किसी एक फॉर्मेट पर लिखा जाता है, ज्ञाप आदेश के ही फॉर्मेट पर लगभग लिख दिया जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 परिवर्तन के साथ ये चलता है। परिपत्र भी किसी भी फॉर्मेट पर लिखा जा सकता है, शासकीय अर्थशासकीय आदेश या ज्ञाप के किसी एक फॉर्मेट पर लिखा जा सकता है। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ प्रशासनिक शब्दावलियां होती हैं जो शासन प्रशासन में प्रयोग की जाती हैं। इसको कई बच्चे जब सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं तो कहते हैं कि सर ट्रांसलेशन पूछा जाता है, आपने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाया। दरअसल ये वास्तव में ट्रांसलेशन नहीं है, ये क्या है कि अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, जैसे मेमोरेंडम की हिंदी क्या होगी, नोटिफिकेशन की हिंदी क्या होगी, कार्यालय संख्या की अंग्रेजी क्या होगी, इस तरह से करके कुछ प्रशासन में चलने वाली शब्दावलियां पूछी जाती हैं, वो आपको हिंदी और अंग्रेजी में लिखना होता है। 5-5 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन, 10 नंबर। ऐसे जैसे मैंने मुहावरा बताया 5 क्वेश्चन 10 नंबर, इसको लिखित रूप में उत्तर करना होता है। और कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन भी लिखित उत्तर में बताना रहता है, ये एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं होता है, ये लिख करके कितने शब्दों में, 10 से 15 शब्दों में या मैक्सिमम 20 शब्दों में इसका उत्तर 2 लाइन में लिख के बता देना होता है। ठीक है, और आगे ये मैंने बता ही दिया कि आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, और 3 घंटे आपको दिए जाते हैं। ये मुख्य परीक्षा 2 दिन में होती है, 2 डेज में ये मुख्य परीक्षा आप देते हैं, जिसमें से पहले दिन वो सब कुछ जो मैंने बताया, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन जीएस का और 60 क्वेश्चन आपका हिंदी का और बाकी आलेखन वाला पार्ट, ये एक दिन में करवा लिया गया, फिर आपको छोड़ दिया जाता है। फिर आपका अगला दिन फिर बुलाया जाता है, 2 मेंस परीक्षा 2 दिन में होती है। फिर आपको निबंध का पेपर करवाया जाता है। निबंध में भी आपके पास फिक्स है कि 3 खंड होंगे और 3 टॉपिक होंगे, सबसे आपको किसी एक का चुनाव करना होगा, जैसे साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनमें से किसी एक पर 600 शब्द में। उसी तरह विज्ञान, आर्थिक क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र में भी किसी एक पर। ऐसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदा, डिजास्टर और राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनमें से कोई एक टॉपिक। तो आपको 3 निबंध लिखने होते हैं 40-40 नंबर के, और प्रत्येक निबंध के एवज में 40-40 में से नंबर मिलते हैं, जो कि 120 नंबर के। अब ये 120 आपका कुल 400 नंबर का आपका ये पेपर होता है, यानी कुल मुख्य परीक्षा आपकी 400 नंबर की होती है, जिसमें जीएस, आलेखन और निबंध शामिल है। अब इस 400 में हाईएस्ट नंबर जिसके होते हैं वही 400 प्लस पदों पे अपनी दावेदारी निभा पाता है। अब सवाल यह है कि ये पूरा सिलेबस कहां से पढ़ा जाए, कैसे तैयार किया जाए। इस पूरे सिलेबस के लिए हमारे पास, आपके भाई विवेक सर के पास और स्टडी आईक्यू टीम के पास क्या है, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक यूपी पीसीएस का आरओ का फाउंडेशन एकदम न्यू बैच है। ये बैच 28 मई से शुरू होने जा रही है, अभी इसमें एक भी क्लास नहीं चली है। आपके लिए ये एडमिशन ओपन है और विशेष छूट के साथ ओपन है। ये बैच 28 मई 2026 से शुरू होगी। और इस बैच में क्या क्या मिलेगा, तो इसमें 2 प्रकार के पैकेज दिए गए हैं, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम, जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। आपको लाइव क्लास मिलेगी और रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ठीक है, रिकॉर्डेड मतलब ये नहीं कि पुरानी किसी बैच का, रिकॉर्डेड मतलब अलग से रिकॉर्डेड कुछ क्लास दी जाएंगी जो आपको तैयार करना पड़ेगा। लाइव हर विषय चलेगा, लेकिन रिकॉर्डेड भी एक बैच आपको दी जाएगी। मॉड्यूल टेस्ट दिया जाएगा आपको, मॉड्यूल टेस्ट यानी कि टेस्ट पेपर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारा बैच लिया है तो हम सेक्शनल टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट दोनों करवाएंगे, और आपको मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे,
जो कि हाईलाइटेड पॉइंट व्यू के साथ होगा। आपके लिए बहुत आसान होगा, आपको केवल मुद्दे मुद्दे की बात पढ़नी है, जो आपको निबंध लिखने में भी मदद करेगा, करंट अफेयर के रूप में एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस में भी मदद करेगा, और उत्तर लेखन के दौरान भी आपकी हेल्प करेगा। साथ में आपको क्रक्स मिलेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। क्रक्स लेक्चर नोट्स होते हैं जो कि बहुत शानदार से दिखाई पड़ते हैं, मैं आपको शायद दिखा पाता तो दिखाता, बहुत शानदार से हैंड रिटन लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ में आपको वीकली करंट अफेयर का अलग से सेशन कराया जाएगा पेड बैच में, जिससे कि आप करंट अफेयर से भी एक विशेष जुड़ाव महसूस करते रहें। साथ में अल्टीमेट एक्सेस दिया जाएगा रिकॉर्डेड क्लास का, यानी कि अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। जितनी भी रिकॉर्डेड क्लास है आप उसको चाहे जितनी बार देखिए। यहां तक आप देख रहे होंगे, चाहे आप गोल्ड लीजिए चाहे प्लेटिनम, ये सारी चीजें तो सबको मिलेंगी, लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो केवल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेंगी जिन्होंने प्लेटिनम परचेज किया होगा। जैसे कि हम आरओ का एक फाउंडेशन बैच अलग से एक्सिस में दे देंगे, जो कि पहले पढ़ाया जा चुका है। अगर आप तेज गति से पूरा करना चाहें या किसी विषय के 2 टीचर चाहते होंगे तो वहां से मिल जाएगा। आरओ का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज आपको दिया जाएगा, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज अलग से दिया जाएगा, जो कि प्रीलिम्स निकालने में आपकी मदद करेगा। ये प्लेटिनम वालों को मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी, यानी कि आपने आज तक किसी को नहीं देखा होगा कि आरओ में मेंटोरशिप भी प्रदान कर दे, और हम आपको मेंटोरशिप भी देंगे। जैसे क्लास में हिस्ट्री चल रही है, पॉलिटी चल रही है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, निबंध चल रहा है, या फिर हिंदी चल रही है, आपको कहीं कोई डाउट आता है, आप तुरंत हमारे मेंटोर से कनेक्ट करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। और इसके साथ साथ हम एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाते हैं, हम अपने डिटेल भी देते हैं, जिससे कि आप जिस भी टीचर से चाहते हो ऑन द स्पॉट कनेक्ट करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसकी वैलिडिटी जो होगी, गोल्ड की 1 साल की और प्लेटिनम की 2 साल की होगी। ठीक है, अब आप इसको अनलिमिटेड एक्सेस के साथ इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो अगर देखेंगे तो इसकी फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन हम इसको बहुत आसान बना। अच्छा, इसके साथ क्या क्या मिल रहा है? ये जो 3 चीजें अलग से मिल रही है प्लेटिनम में, वो क्या है? एक तो आरओ का फाउंडेशन बैच अलग से दे दिया जा रहा है, जो पुराना वाला था। आरओ का मेंस का बैच, जो कि मेरा इंडिविजुअल बैच है, वो एक्सेस आपको अलग से मिल जाएगा। और एक प्रयत्न टेस्ट सीरीज आपको प्रीलिम्स के लिए स्पेशली दे दी जाएगी। शुरुआती 300 विद्यार्थियों के लिए गोल्ड का प्राइस 4,499 और प्लेटिनम का प्राइस 6,999। लेकिन ये कब मिलेगा? जब आप बीके लाइव कोड लगा करके बैच को परचेज करेंगे तब। आरओ या बीईओ की कोई भी बैच अगर आप परचेज करते हैं तो स्टडी आईक्यू परिवार में मैक्सिमम डिस्काउंट आपको हमारे ही कोड पर मिलता है। ठीक है, तो ये गोल्ड की फीस अभी शुरुआती 300, अगर 300 पूरे हो गए होंगे तो फीस बढ़ जाएगी, नहीं हुए होंगे तो इतनी में ही मिल जाएगी, 4499। और प्लेटिनम की फीस 6,999। कुछ नहीं है, केवल आप इससे जो 1,500-2,000 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हैं, उसके एवज में आपको बहुत सारी चीजें अलग से भी मिल रही हैं। जैसे मेंटोरशिप मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, अलग से एक्सेस मिल रहा है कुछ बैचेस का, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या होगा? देखिए, ये 1-to-1 मेंटोरशिप इसी तरह से दी जाती है। आपको जूम मीटिंग पे कनेक्ट किया जाता है और यहाँ पे हमारे मेंटोर्स आपको क्वेश्चन सामने लगा करके आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। ये है, इस तरह से कुछ दिया जाता है। ये सारे बच्चे कनेक्टेड हैं, यहाँ पर हमारी टीम के लोग बैठे होते हैं, हम टीचर्स लोग कभी कभी कनेक्ट हो जाते हैं, कभी हमारे मेंटोर्स कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से बच्चे जुड़े होते हैं। ये माइक को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन और डाउट पूछते हैं। हम यहाँ पर जो चीज बैठ के बोल के बता सकते हैं, बोल के नहीं, जो लिख के बता सकते हैं उसको लिख कर समझा देते हैं। साथ ही साथ अब इस बैच का एक्सेस कैसे लेना है, इस बैच का एक्सेस कैसे लेना है ये मैं आपको समझा देता हूं। इस बैच को परचेज कैसे करना है, आ जाइए आप गूगल पर आ जाइए। गूगल पर आकर के लिखिएगा स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू, और ये जो पहला बेस्ट ऑनलाइन कोर्स वाला लिंक है इसको ओपन करिएगा। जो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स वाला जो लिंक है स्टडी आईक्यू का, ये वाला लिंक ओपन करिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। स्टेट पीएससी पर क्लिक करिएगा, उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिएगा और यहां पर आ जाइएगा तो ये आपको दिखेगा। देखिए यहां पर आइए, देखिए यूपीपीएससी आरओ फाउंडेशन बैच 2 लिखा होगा। बाई नाउ पर जाइएगा, यहां पर देखिए गोल्ड और प्लेटिनम दोनों है, ठीक है। और यहां बाई नाउ पर जाइए तो देखिए यहां पर केवल 562 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। रिमूव कर दीजिए। मेरा कोड मैंने आपको बताया क्या है, वीके लाइव, याद रखिएगा, वीके लाइव, विवेक कुमार लाइव, ऐसे याद रखिएगा।
अप्लाई करिएगा, आपको 1124 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। 4499 रुपए में आपको गोल्ड, और प्लेटिनम की अगर मैं बात करूं तो 6999 में आपको प्लेटिनम हमारे कोड पर मिल रहा है। सारी चीजें पढ़ सकते हैं क्या क्या मिल रहा है इसमें, ठीक है। साथ में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे देता हूं, ये है मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल रह गया है, कोई बातचीत रह गई है, तो इस नंबर पर आप मुझे अपना नाम, आपका क्वेश्चन लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं 24 घंटे के भीतर आपको जवाब दे दूंगा। साथ में हमारी टीम का नंबर नोट कर लीजिए, हमारी टीम का नंबर वैसे तो स्क्रीन पर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी 9289996923 इस नंबर पर कॉल करके आप उनको बोलिए कि हमारी विवेक सर से बात हो गई है, उन्होंने बोला है कि वीके लाइव कोड लगाकर सबसे कम शुल्क में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमें बैच उपलब्ध करवा दिया जाए। तो आपको हमारी टीम एक लिंक भेजेगी, उस पर जाकर पेमेंट करिएगा, बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट बचा रह गया हो तो मुझे एक मैसेज डाल दीजिएगा, मैं जरूर दूर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।